हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। तो जो आज की वीडियो में जो सारी नॉलेज है, जो हमारे गेस्ट के साथ हमने जो बातें करी हैं, जो चीज़ें हमको पता चली हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि लोगों तक पहुँचनी, एक टीनेजर से लेकर के एक पेरेंट तक सबको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है? आज के सोसाइटी के कंडीशन को देख करके मेरे को लगता है कि इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? So that's why I want you to share this video as much as possible, not for the sake of views, for the sake of knowledge, ताकि ये नॉलेज जो है पेरेंट्स तक, बच्चों तक, सब तक पहुँचे। ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चों ने भी मेरे को बोला, इनफैक्ट मेरा पर्सनली मन था सर के साथ एक वीडियो लेने का। ये गुजरात के रीजनल हेड हैं फिजिक्स वाला के, एंड इनके अंडर में 200+ टीचर्स काम करते हैं। एंड ही इज़ अ बच्चों का फेवरेट सर। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अंशुल जैन। हेलो मिस्टर अंशुल, हाय। हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। हाउस लाइफ? लाइफ यार बच्चों के बीच बस घूमती रहती है बस अभी, लेकिन बहुत मज़ा है। तो एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं भी एक टीचर हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि एक एक पॉडकास्ट अंशुल सर के साथ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज़ माइन टू हैव यू ऑन माई शो। थैंक यू। सो आज ही शायद JEE का रिजल्ट आया, जी, आज ही एडवांस का रिजल्ट आया है। तो कैसा कैसा रहा रिजल्ट? नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ बच्चों से बात किया था तो किसी का 1000 रैंक है, किसी का 500 समथिंग रैंक है। सो अभी वी आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग द रिजल्ट्स, और अभी शायद कुछ साइट क्रैश हुई है। वो रिजल्ट के दिन तो रिजल्ट के दिन तो वो होता fix ही है। होता है। तो लेट्स सी, थोड़े टाइम में फटाक से इसको करते हैं। बट एक्सपेक्टेशन काफ़ी है क्योंकि बच्चों ने अपने पोटेंशियल से ज़्यादा मेहनत किया था, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस बार कि बहुत अच्छा करें। और अभी नीट का भी आकर के गया ना, उसमें इतना सारा स्कैम हो रहा है नीट में तो। अब मैं स्कैम का तो क्या कहूँ, आई थिंक द गवर्नमेंट एजेंसीज विल फाइंड आउट कि क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, जैसे लास्ट ईयर था कि 720 किसी का नहीं था, है ना, 716 पे था और थोड़ा सा अपर लेयर पे कंपटीशन था, है ना। लेकिन अभी 720 और 720 जैसे 60-70 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है कि 690 या 700 मार्क्स लाने पर भी बच्चे खुश नहीं हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो लेट्स होप कि आर एजेंसीज विल फाइंड आउट समथिंग एंड विल डू नेसेसरी एक्शंस, विल टेक नेसेसरी एक्शंस कि ऐसा हर बार ना हो, या इस बार कुछ बच्चों के साथ जस्टिस हो सके। और नेशनल लेवल पे ये एग्जाम हो रही है, तो उसमें ये सब होना तो सही नहीं है। हाँ, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, डिसहार्टनिंग तो है बिल्कुल कि बच्चे लोगों की 3-3, 4-4 साल की मेहनत होती है। कुछ बच्चे हैं जो 9-10 से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2-2 साल ड्रॉप लिया होता है, और उसके बाद भी वो आगे जाकर अगर निराश रहते हैं तो ये डिसहार्टनिंग तो काफ़ी है। और ऊपर से ये सारे बच्चे जाकर के फिर यही डॉक्टर बनने वाले हैं। यही डॉक्टर बनने वाले हैं। और अगर सब पैसे खिला खिला करके रिजल्ट लेके आएंगे तो फिर क्या होगा? अब देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ ना कि वो पैसे के बारे में तो द एजेंसीज विल फाइंड आउट कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। अभी तो सिर्फ एक स्पेक्टिकुलेशंस है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। अभी तो द गवर्नमेंट विल फाइंड आउट कि एक्चुअल चीज़ें क्या थी, राइट। हाँ, लेकिन अगेन इन बच्चों का फिर हमारे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, और यही बच्चे फिर क्या करते हैं, आगे जाकर ये सोचते हैं कि अब मुझे अपनी कंट्री छोड़कर कहीं और जाना है। बल्कि अब तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है, नए स्टार्टअप्स को बहुत मौका दे रही है और सब चीज़ों कर रही है कि बच्चे अब हमारी कंट्री छोड़कर ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ मिसहैप होता है तो इस कारण से बच्चों का क्या होता है ना कि हमारे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है कि क्यों ही पढ़े। और ये इस उम्र में हो जाना थोड़ा सा मतलब डेंजरस है हमारे लिए, जो कि हमारी एक यूथ कंट्री है जिसके अंदर मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूथ है, और उनका ही अगर हमारे सिस्टम से भरोसा उठ जाए तो ये गलत होता है। हाँ, ये भी है। और एक्चुअली एक और चीज़ है कि मैं इसमें ऐड करूँगा कि अभी आप देखेंगे ना, तो अभी मैं एक दिन बैठ के चेक कर रहा था, तो अपने पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं ना, कोई 10th पास है, कोई बस लिटरेट है, तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते हैं। तो एक बार अगर ये यूथ अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चालू करे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नहीं, यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है बहुत। अदरवाइज आप देखेंगे जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं या कुछ होते हैं तो आज यूथ बड़ा इन्वॉल्व है, और यूथ बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तभी आज सोशल मीडिया ने कहीं सारे रुख को बदला है, राइट। यूथ अंदर जाने से डरता है क्योंकि जब वो अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि
सिर्फ बातें डेवलपमेंट को लेकर नहीं, कोई कभी कास्ट को लेकर है, कभी किस चीज़ को लेकर है, कभी किस चीज़ को लेकर है, तो फिर वो यूथ जो सोचकर चाहता है कि मेरे को देश में ये बदलना है, लेकिन वो ग्राउंड पे जाता है और ऐसा नहीं दिखता है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। बट पहले के मुकाबले काफ़ी यूथ जो है वो अंदर जा रहा है। और जो कि आपने मुझे सवाल कहा कि लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस दे आर नॉट 10th पास 12th पास और समथिंग, हाँ, बट उन्हें लोगों की समझ, ठीक बट है, इकोनॉमी की समझ नहीं है। इसलिए दे हायर पीपल और दे हैव पीपल जिनको इकोनॉमी की समझ हो। बस इतना है कि वो पॉलिटिशियंस जो ये समझ लें कि जिन्हें इकोनॉमी की समझ है, उन्हें उनसे सीख कर या उन्हें समझ कर हम देश के लिए ऐसा काम करें तो काम बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखिए, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डिग्री विथ यू बट यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट्स और क्या रुख है, तो फिर आप नहीं चला सकते, लोगों का भरोसा आप पर नहीं। अगर आपका बहुत जैसे मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ और अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ तो मुझसे कभी नहीं पूछता सर कि आपके 10th में मार्क्स कितने बने थे, है ना। अगर मुझे बच्चे की समझ है, मुझे उसको क्या ज़रूरत है उसकी समझ है, तो फिर ये इस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने कितनी पढ़ाई कर ली, क्या मैंने 10 डिग्री ली तब जाके मैं अच्छा टीचर बनूंगा। वैसे कि अगर आपको लोगों की समझ है, अगर आप लोगों को ये समझा सकते हैं कि यार आज है ना एग्रीकल्चर में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये करिए, आज है ना इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये करिए, तो फिर आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। फिर आपको मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे हैं, लोगों को समझाने में बहुत अच्छे हैं, लोग आपके अंदर अपना नेता ढूंढते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। बस एक चीज़ कि आप उतने ही रह जाएं और अपने आसपास ऐसे लोग ना रखें जो उसको बिल्ड कर सकते हैं, तो दिक्कत है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों से पहले भी पूछ रखा है, ठीक है, लेकिन ये जो आपने आंसर दिया ना, ये आंसर मेरे को कहीं मिला नहीं। ये आंसर मेरे को फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ठीक है, थैंक यू। आपने ये आंसर तो एक्चुअली काफ़ी वो था। नहीं, क्योंकि देखिए आई हैव अ टीम ऑफ मोर देन 200 टीचर्स विथ मी, राइट। मैं जब मैं पूरे गुजरात के अंदर देखता हूँ तो 200 टीचर्स मेरे साथ हैं। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे पास MBA हो और PhD हो तो ही मैं लोगों को समझ सकता हूँ और संभाल सकता हूँ। आप सोच कर देखिए, है ना। हमें क्या चाहिए होती है? नीयत चाहिए होती है कि नीयत है कुछ अच्छा करने की, नीयत है टफ डिसीजंस लेने की, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है डिग्री हो, डिग्री चाहिए समझने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, है ना, या आप ऐसे लोगों को अपने साथ रख सकते हैं जो आपके साथ क्रिटिसाइज करें आपकी कुछ चीज़ों पर और आपको समझाएं, और अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर आप उसे समझें और आप बदलाव लाएं, तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं, कोई भी नहीं आपसे अच्छा, है ना। इसीलिए सर जब भी सिविल सर्वेंट बनना होता है तो ये नहीं कहते कि आप 20 डिग्री लेकर आओ, आपसे कहते हैं कि आप 12वीं में बेसिक परसेंटेज से पास आउट हो जाइए, आप एक बेसिक ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद हमने जो एग्जाम बनाई है हम वो देते हैं, हाँ, वो क्लियर कर लीजिए, उससे हमें पता लग जाएगा कि आपने समझ कितनी है। आप खुद बताइए कि एक बेहतर IAS ऑफिसर 25 डिग्री लेकर बेहतर होगा, ऐसा जरूरी है? नहीं है ना, है ना। जो जितना अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हो, अपने शहर की जनता को समझ सकता हो, उनके अकॉर्डिंग काम कर सकता हो, वक्त आने पर सख्त हो सकता हो और लोगों को समझा सकता हो कि ये क्यों है, वो बेहतर है एडमिनिस्ट्रेटर। यानी नीयत चाहिए, अच्छी नीयत ऑफ चाहिए। कोर्स, देखिए मतलब एक अच्छी नीयत और कांस्टेंट सीखने की हमेशा कोशिश करना, ये ना रुक जाना बस कि अब इतना कर लिया है, लोग मुझे मान रहे हैं तो अब मैं सिर्फ अब यही करता रहूँगा, बल्कि जीतने के बाद लोगों ने जब आपको सिलेक्ट किया उसके बाद अब आप कॉन्स्टेंटली लोगों से मिल मिलकर समझा रहे हैं कि अब हमारे कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, अब हमारे शहर में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे शहर में हम रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हैं, सफाई कैसे रख सकते हैं, है ना, ट्रैफिक कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना, हम क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा सकते हैं, आप कैसे पुलिस की मदद कर सकते हैं, पुलिस आपकी सहायता कर सकती है ना। एक एक नेता जब ये काम करता है सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे वो अटक जाए, अगर मान लीजिए उसे टेक्नोलॉजी की बहुत समझ ना हो, तो वो ऐसे लोग अपने पास रख सकता है जो उसे बताएं या जिनके समझाने से वो बहुत आगे पब्लिक तक पहुंच सकता है। कि मुझे अगर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आता है या मुझे अच्छा कोडिंग आती है, दैट डजंट मीन ना कि मैं सारे दुनिया में IT रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ लूँ। आप खुद सोच कर देखिए, है ना, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करी है, जरूरी तो नहीं है कि आज वो दुनिया के बेस्ट कोडर हो, उन्हें उसकी समझ थी कि क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है और फिर उन्होंने उसको पूरी करने के लिए बेस्ट लोग रखे।
आप खुद सोच के देखिए। अब एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, वो जो आपने बोला कि हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। हाँ जी। नए नए लोगों से मिलके इतने पॉडकास्ट शूट करके ना एक चीज़ समझ में आया कि एवरीथिंग हैज़ समबडी टू टीच। एब्सोल्युटली। आपको हमेशा एक स्टूडेंट रहना ही है, क्योंकि कितना भी समझ लो कि हाँ मेरे को सब आ गया सब आ गया सब आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि कोई ना कोई आदमी कुछ नया सिखा के चला जाता है। बिल्कुल। और एक आई मेट अ गाई अभी रिसेंटली, तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि अगर काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वो उनके अंदर भी वो मेंटालिटी आनी चाहिए। उसने मेरे को क्या बोला था, वो आईटी में काम करता है, ठीक है, वो शायद कोडिंग वगैरह उनका है कुछ काम। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई भी ऐसा इंडिया का कोई ऐप नहीं है जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, बट पूरी दुनिया के ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा ऐप बनाऊँ जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाए, और वो ऐप मेड इन इंडिया होना चाहिए। नहीं देखिए, मैं आपको ना एक बात पे रोकना चाहूँगा। ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा इमोशन है ना, कि मैं एक ऐसा ऐप बनाऊँ कि पूरी पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड यूज़ करे। मैं आपसे इसका काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक ऐप बताइए जो पूरी कंट्री यूज़ करना चाहती हो। चाहती हो और हो ना। हाँ, नहीं कर रही हो। सपोज हमारा सर्च इंजन, हाँ, क्या हम सभी लोग रेडी हैं कि हम सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस करें जो इंडियन हो? नहीं क्या हम खादी खरीदना पसंद करते हैं? नहीं क्या हम हमारे देश की उगी हुई सब्जी पसंद करते हैं? शायद एवोकाडो खा लेंगे, लेकिन शायद जो मार्केट में और दूसरी चीज़ हमारे देश में उगती हो शायद वो हम ना खाते हो। तो सबसे पहले ना सर, सब कुछ है देखिए भारत में, है ना। ये एक इमोशन बहुत अच्छा है कि मैं कैसी ऐप बनाऊं कि पूरा वर्ल्ड यूज़ करे, ये करे। एक यूपीआई भारत भारत ने बनाया, भारत यूज़ कर रहा है, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, आज दूसरी कंट्री यूज़ करने लग गई। इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो 25-50 कंट्रियां मिल जाएंगी इसके अंदर आपको। अकेले मध्य प्रदेश में पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। बिल्कुल। अब यूपी के अंदर खुद बहुत कुछ ऐड कर लेंगे अगर एक यूपी शहर की पॉपुलेशन को देखेंगे, यूपी स्टेट की पॉपुलेशन को देखेंगे आप तो क्या हमारी कंट्री हर चीज़ को यूज़ करने के लिए रेडी है? तो मुझे लगता है ना, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा माइंडसेट पे कि भैया हम भारतीय सामान को यूज़ करेंगे। वो ऐप हम अगर एक स्कैनर भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम उसको यूज़ करेंगे जो इंडियन हो या इंडियन ने बनाया। होगा क्या कि आज हमारे इंजीनियर जो पढ़ के निकल रहे हैं वो बड़े खुशी से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसका कंट्री यूज़ करेगा। चाइना इज़ वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। वो वहाँ की चीज़ यूज़ करते हैं और वो अपनी ही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कोरिया में जाइए, बाकी जगह जाइए, वो उनके फ़ोन्स और वो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो बाहर के यूज़ नहीं करते। तो क्या हम रेडी हैं कि अगर कोई इंडिया के अंदर ऐसा फ़ोन बने तो हम उसे यूज़ करें और इनकरेज करें? एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, कुछ नाम है उसका, लावा नाम है शायद। लावा नाम है। हाँ, जी। वो ब्रांड, लेकिन कहीं दिखता नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता। जब हम हमारी चीज़ों को बताना शुरू करेंगे, हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि मेड इन इंडिया मतलब सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, तब जाकर हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनना शुरू होंगी, हम यूज़ करेंगे। और हम यूज़ करेंगे तो आप ध्यान रखिए, हमारे इंडिया से लोग निकल के बाहर जाते हैं, वहाँ जाकर बताएंगे, फिर वो वहाँ यूज़ होगी। तो सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। सबसे पहले हम यूज़ कर लें तो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर लेगा। इसीलिए ये इंडियन पॉपुलेशन में क्या होड़ मची हुई है ना कि लोग इम्पोर्टेड चीज़ें ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, मतलब एक स्टेटस जैसी बात हो गई है। तो धीरे धीरे हम हमारे बच्चों को और सब लोगों को समझाएंगे तो होने लगेगा कि नहीं, हम ये चीज़ को यूज़ करेंगे भैया। हम जितना हमारा सामान यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा होगा। आज अगर आप सूरत की बात करते हैं तो हम जो कपड़ा यहाँ बनता है वो ना खरीद के, अगर मैं किसी अमेजन से खरीद रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी बाहर के ऐप को यूज़ करके खरीद रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वी आर बेनिफिटिंग देम। तो मैं तो आज यही बताता हूँ जिन बच्चों को जो टेक सूरत से करने जाते हैं या हमारे गुजरात से करने जाते हैं कि भैया यहाँ पे सब कुछ है, जाओ बाहर जाओ, टेक्नोलॉजी सीखो और यहाँ लेकर आओ, यहाँ लेकर इसको एक्सप्लोर करो। हम सब रेडी हैं आपका सामान यूज़ करने के लिए। सूरत तो जाना जाता है, हर जगह जगह से लोग आते हैं कपड़े के लिए, है ना। तो टेक के थ्रू अगर हम ये हर जगह पहुंचा दें, हमारे ही बंदे का ऐप बना, हमारे ही व्यापारी सारे उसको यूज़ करें, तो क्यों नहीं हो सकता, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जोमेटो हम यूज़ करते हैं, जोमेटो, स्विगी, हाँ हम यूज़ करते हैं। भैया हमारे भारतीय लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं, कहीं और यूज़ होता होगा शायद, उन्होंने यहाँ बनाने की कोशिश करी, यहाँ बना, चला, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो पहले हमें बनाने से ज़्यादा ये समझना पड़ेगा कि क्या हम हमारे बनाई हुई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। आप कार्स ले लीजिए,
फ़ोन्स ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, बट आप ये ध्यान रखिए कि हम जो देश में बनता है उसको यूज़ करेंगे, तो फिर पूरा वर्ल्ड यूज़ करेगा, नहीं तो तो नहीं ये यूज़ ये चेंज तो इंडियन पॉपुलेशन में चाहिए। ऑफ कोर्स हम सबके ये देखिए, एक आप अकेला एजुकेटेड आदमी हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप एजुकेटेड हैं, हम एजुकेटेड हैं, लिटरेट और एजुकेट में शायद मुझे लगता है एक डिफरेंस ये ले आना चाहिए कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि यार मेरे भारत के लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को अपनी एजुकेशन यूज़ करके उसको यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। राइट, मैं अभी है ना भूटान गया था, और मैंने भूटान में एक चीज़ देखी कि वहाँ के कल्चर को लेकर है ना वो बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं। वहाँ के जो भी रिचुअल्स हैं उस पर बहुत प्राउड महसूस करते हैं। वहाँ के जो भी स्कल्पचर्स हैं, जो भी वो खुद वहाँ पे बनाते हैं, बहुत प्राउड महसूस करते हैं और बहुत ना दिल खोल के बताते हैं, ये हमारी मॉनेस्ट्री है, ठीक है, ये हमारे यहाँ का जोंग है, ये हमारे यहाँ का ऐसा टेम्पल है, देखिए कितने साल पुराना है, देखिए क्या कल्चर था, इन्होंने क्या बताया। लेकिन हम हमारे ही अगर प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो शायद बहुत बार हम बच्चे लोग उसे चेरिश नहीं करते या उस आर्किटेक्चर को देखते नहीं। तो अगर हम हमारे आर्किटेक्चर को देखें, हम पुरानी चीज़ों को देखें, तो वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं कि आप मान के चलिए कि आपको बाहर ऐसा कभी नहीं मिलना। इतना पुराना हमारा सिस्टम और इतना एडवांस सिस्टम था। अजंता इलोरा की बात कर ले, बहुत कुछ है, हाँ बहुत कुछ है वहाँ पे। क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट था। उस समय कोई टेक नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी था, लेकिन हम भूल गए। तो अब हमें याद करने की ज़रूरत है और हमें ये एजुकेशन में बचपन से डालने की ज़रूरत है। मतलब मेरा तो ये मानना होता है ना कि 4th स्टैंडर्ड तक तो हमारे कंट्री में क्या क्या होता है, क्या उगता है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, ये बताना ज़रूरी होता है। इवन है ना ज्योग्राफी के अंदर 8, 9, 10th में मैंडेटरी अगर ये हो ना कि बच्चे को आना ही चाहिए कि हमारे यहाँ गेहूँ कहाँ उगता है, चावल कहाँ उगता है, हम किन चीज़ों में रिच हैं बहुत ज़्यादा, किन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो और ये मैंडेटरी हो कहीं ना कहीं, ठीक है, कि ये जब तक तुम बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करोगे हम आगे नहीं ले जाएंगे। क्योंकि आज हम 8, 9, 10 के अंदर सोशल साइंस से लेकर हर चीज़ के अंदर बस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, फिर हम आगे जाकर टेक पढ़ते हैं और अब ये नहीं पता कि इसको अप्लाई कहाँ करें, कहाँ एग्रीकल्चर मिल सकता है, कहाँ बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। और अभी एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। बिल्कुल अभी मैंने 9th की बुक देखी, एक टाइम पे जब मैंने 9th की बुक पढ़ी थी तो साइंस की बुक हमारी इतनी मोटी थी, अब जी, इतनी हो गई है, हाँ बिल्कुल, उसकी थिकनेस कम हो गई है, मतलब बिल्कुल। कंटेंट भी काफ़ी कम कर दिया है। अब बिल्कुल। ये शायद पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या पता उनके हिसाब से लग रहा है कि बच्चों का शायद पढ़ नहीं पा रहे हो या फिर उनका मेंटल ग्रोथ इससे ज़्यादा होगा। नहीं, हम तो वो बुक पढ़ के निकले हैं। देखिए क्या था कि जब आप वो बुक पढ़ते थे ना हाँ, तब है ना 90% लाने के लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर ऐसा नहीं होता था कि आपको 90% ही लाने, राइट। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि 90 से कम हो तो आप अच्छे नहीं हैं। स्मार्ट उस नहीं। चक्कर में बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है टू राइट एवरीथिंग। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अब शायद हम इतना कल्चरल शिफ्ट ना कर सके, थोड़ा कंटेंट कम कर दें और उसके बाद अगर किसी बच्चे को सीखना होगा तो वो सीख लेगा। इसलिए उन्होंने थोड़े से चैप्टर्स कम किए ताकि अब कंट्री ये समझती है कि अब बच्चे को 9th में अगर टेक की तरफ जाना हो, किसी और चीज़ की तरफ जाना हो, तो वो उसमें एक्सप्लोर करे, अपने आप को देखे, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। इसीलिए उनका थोड़ा सा कंटेंट कम किया। हाँ, पहले के मुकाबले आज सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। बच्चा आज 8th और 9th के अंदर बहुत अलग अलग बातें कर रहा है ना, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कार्स की बात कर रहा है। हमारे वक्त पे ऐसा नहीं था, है ना, तो आज कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि 8, 9 से ही अगर कुछ एक्सप्लोर करना चाहे तो करने का टाइम हो उसके पास, क्योंकि आपके वक्त सिलेबस तो ज़्यादा था, मेरे वक्त सिलेबस तो ज़्यादा था, कंपटीशन उतना नहीं था, आज उतना ज़्यादा है ना। और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर का भी निकल के पढ़ते हैं, है ना। आप देखेंगे काफ़ी फाउंडेशन कोर्सेज आजकल हो रहे हैं। मैं खुद जो 8, 9, 10th हम जब पढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को बाहर की चीज़ें भी बहुत सारी पता चले, भले ही वो उसको हम लिखवाएंगे नहीं, लेकिन पता चले, ताकि वो आगे जाकर एक्सप्लोर करे चीज़ों को। और बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पता है आपको, बहुत नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, है ना। वो फंसते कहाँ पर है कि बेचारे जब पढ़ लेते हैं तो उनसे कोई ये बोले कि अब उसको पूरा लिखो, फिर जैसा हमने बोला वैसा लिखो, अगर किंतु की जगह परंतु लिख दोगे तो नंबर काट देंगे। वहां पर वो उस चीज से भागना चाहते हैं आज, कि हमें एक्सप्रेस तो करने दो। क्योंकि देखिए आजकल पिता बेटे, माता बेटे के बीच में भी दोस्ती का रिश्ता बनने लगा है ना। हर रिश्ते में दोस्ती ऐड हो रही है। दादा दादी और ज़्यादा बच्चों से मिलने घुलने लगे और बात करने लगे।
तो घर में अच्छा फ्रेंडशिप का माहौल बनने लगा है पहले के मुकाबले, है ना। धीरे धीरे वो मूवीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज़ देख रहे हैं। पहले तो था कि एक ही सेट ऑफ मूवी देखनी है, अब बहुत सारे OTT आने के बाद शिफ्ट हो गए हैं, तो अपने मन को वो एक्सप्रेस करने लगे, राइट। कि कैसे इवन वो उनमें फ़ोटो खिंचाकर उन्हें कैसे दिखना है वो भी वो अपने मन से एक्सप्रेस करने लगे कि ये फिल्टर लगाऊं कि ये। लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग थिंग्स, तो कहीं ना कहीं उसे किसी जगह से ऐसा मैसेज मिलता है कि जैसा बोला वैसे ही लिखना, वहां वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और इस कारण से उनके लिए वो चीज बर्डन बन गई कि मैं अपने मन से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर आप सोच के देखिए, अगर मैं स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करूं, तो मैंने सीखा कि भैया बाबर कब आए थे, है ना, और उन्होंने क्या क्या किया। अब मैंने सुना और सीखा, मैंने लिखा। अब टीचर ने कहा कि ये वाली लाइन यहाँ क्यों लिखी, ये वाली लाइन ऊपर क्यों नहीं लिखी, ऐसी इंग्लिश क्यों नहीं लिखी, वैसे इंग्लिश क्यों नहीं, उसके नंबर काट दिए। अब वो बच्चा क्या करता है फिर कि मम्मी को खुश करना है, पापा को खुश करना है, सबको खुश करना है, तो जैसा मैडम ने बोला वैसे याद करके लिख देता हूँ, खत्म करो। जब ये खत्म करो आ गया ना, तो उसने उसमें से अच्छा कुछ ढूंढना छोड़ दिया। अब बन गया स्ट्रेस, क्या करें, सिलेबस कट करते हैं, कम से कम उतना ही बच्चा ढूंढेगा तो शायद कुछ अच्छा करो। तो मास लेवल पे गवर्नमेंट ने ठीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड लेवल पर ये बहुत ज़्यादा समझने की, और इसमें भी पता है किसी स्कूल को या टीचर को नहीं, माता पिता को, हम घर के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और अगर टीचर भी समझ जाए, बहुत टीचर आज समझ रहे हैं, है ना, बहुत बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अगर हम मास लेवल पे इसको समझ जाएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अपने मन से एक्सप्रेस करने दिया जाए, वो अपने मन से लैंग्वेज लिखे। फिर उसको ये बताया जाए, क्योंकि उसके स्कूल में एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, राइट, तो उसको इंग्लिश में बताया जाए कि किसी चीज़ को लिखते कैसे। फिर जब वो वहाँ लिखेगा तो अपने आप वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे। नहीं तो जैसे ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज में जाता है, UPSC की तैयारी करता है, उसने बचपन में कितने भी अच्छे परसेंटेज ले आए हों, लेकिन खुद के विचार लिखना नहीं आते, वहाँ वो हार जाता है। UPSC में भी वो जब रिटर्न वाला एग्जाम आता है, हाँ मेंस में भी लिखना होता है। लेकिन ना कहीं मैं बच्चे देखता हूँ, पता है, दे हैव अ वंडरफुल थॉट, है ना। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, अब एक IAS बन चुका है, ठीक है। वो खुद बोलता है कि सर मेरा जो साथी था ना, वो मुझसे 10 टाइम्स ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन सर उसको ना लिखना नहीं आता था। अब जब उससे पूछते लिखना क्यों नहीं आता था, बोले कि मैं ना कंटाल गया हूँ बिल्कुल वैसा लिखते हुए जैसा मेरे लोग बोलते थे लिखो, फिर मैंने लिखना छोड़ दिया, और अब 4 साल बाद मेरा एप्टीट्यूड ही चला गया कि मैं लिखूँ। कोई मुझसे बोलने के लिए बोलेगा, मैं बेहतर बोल सकता हूँ, लेकिन लिख नहीं सकता। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ना मैं 10th में, 11th में, 12th में, 9th में हर किसी से ना ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर उसके 2 नंबर कट जाना, कट जान दो, लेकिन उसके अपने मन को एक्सप्रेस करना दो। आपको उस बच्चे के बारे में इतना कुछ पता चलेगा, इतना कुछ पता चलेगा, और फिर धीरे धीरे जब उसके लिखने की स्किल को आप करेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो आप देखना वो कितना इम्प्रूव करेगा। पहले लोग डायरीज लिखते थे, आज बहुत कम लोग लिखते हैं। क्यों? आदत छूट गई। बराबर। और यहीं पे मैं स्कूल्स को तो हम बोल भी सकते हैं, ठीक है, वो तो अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बट हम इस चीज़ को, वो ऐसे राइटिंग कहते हैं ना जिसको जी, तो हम अपने बच्चों को अपने क्लास में, कोचिंग में, या फिर जहाँ पे भी पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम उनसे ऐसे लिखवा सकते हैं। जनरली मैं लिखवा रहा था, अभी पूरे समर 2 महीने मैंने लिखवाया, वीक में 2-2 बार, अपने मन से जो तुमको कहानी अच्छी लगे, जैसा अच्छा लगे, गलत सही सब लिख दो। और मैं पढ़ता भी था, और काफ़ी अलग अलग 2 कहानियों को मिला के बना देंगे, 3 कहानियों को मिला के बना देंगे, कुछ भी। तो इससे पता चलता है कि उनका दिमाग कैसे चल रहा है अभी। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही अप्रोच है। बट हो क्या गया है ना कि 8th स्टैंडर्ड में जब वो लिख के आया तो हमने बोला ऐसे मत लिख, नंबर कट जाएंगे। 9th में आया, लिख के ऐसे मत लिख, नंबर कट जाएंगे। अब आप सडनली में 10th में उसको ऐसे गुरु मिले जिसने बोला लिख, अब उसका क्या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ आ गया 2 साल। अब तक तो ये चल रहा था, ये अचानक से ये मेरे कौन से सर है जो मेरे को बोल रहे अपने मन से लिख सकता है। तो और आपको बताऊँ मैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब बच्चा 11th-12th के अंदर आता है और साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है ना, तो व्हाट प्रॉब्लम्स ही फेसेस। और लोग पता है फिर क्या बोलते हैं, साइंस बड़ा डिफिकल्ट है। बल्कि बिल्कुल नहीं है। बट पता है वो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि 10th तक उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं मिली, और 11th में हम उससे बोलते हैं कि बेटा देखो जब सिखाया है ना, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो तेरे मन से सॉल्व कर, दिमाग लगा। वो बोले अब तक 10th तक तो ऐसा करने नहीं दिया आपने मुझको, अब 11th में सडनली आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा दिमाग लगा लूँ, ये कैसे होगा?
तो वो अपने आप को वापस दिमाग लगाने 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 में 6 महीना बिता देते बिता देगा। और इस 6 महीने के अंदर हम क्या पता है बोलते हैं, यार 10th में तो 95% लाया था, ये अभी क्यों नहीं ला पा रहा है, दम नहीं शायद इसमें, शायद साइंस से डिफिकल्ट होगा, ऐसा बोलते हैं। और वो बेचारा बच्चा ये कोशिश कर रहा है कि मैं दिमाग लगाऊंगा, सोचता हूँ, क्योंकि अब तक तो आदत नहीं थी, है ना, क्योंकि अब तक बोला गया था कि जैसा बोला है वैसे लिख, किंतु का परंतु या अथवा लिखा तो नहीं चलेगा। और अब मैडम बोल रही है, अब ये सर बोल रहे हैं मेरे कि 2-3 अप्रोच से दिमाग लगा के कर। तो धीरे धीरे उसमें शिफ्ट हो ही रहा था, लेकिन 25 लोगों ने बोल दिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, छोड़ देता। हम है ना बड़े लोगों को एक बार पता है, एक बार बोलिए कि ना जैसे मुझे डांस करना अच्छे से नहीं आता, तो आप बोलिए कि सर चलो आपको डांस सीखना है ना, और मान लीजिए मुझे खाना बनाना नहीं आता, चलिए आपको खाना बनाना सीखना है। और जब मैं डांस सीखने जाऊंगा ना, और वो कोई मेरे को रिदम पकड़ना सीखूंगा, है ना, पहले शर्म दूर करूंगा अपनी, कि मैं सबसे पहले तो वही शर्म दूर करूंगा अपनी धीरे धीरे। जब इस फेज में होगा ना, और तब अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि यार ये तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, ये अब डांस क्यों नहीं कर पा रहा है, और ऐसा 25 बार बोल देगा ना, मैं वहां से भाग जाऊँ। और मैं भाग जाऊंगा इसलिए कि मैं डर गया, मैं अपने अपने रिस्पेक्ट को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भाग जाऊंगा कि नहीं करना मेरे को। रोज रोज मैं वो फीलिंग अपने लिए नहीं लाना चाहता, और इसीलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए या तो 10th और 9th में उसे आज़ादी दो खुद से लिखने की, सोचने की। और एज अ माता पिता, अगर मैं किसी, मेरे बच्चे जब बड़ा होगा तो मेरे लिए बस यही है कि बेटा तू लिख। अच्छा मैडम ये बोला कि हाँ यार तूने गलत तरीके से लिखा है, कोई बात नहीं, मैं घर पर उससे बोलूँगा कि चल बेटा अपन एक काम करते हैं कि आज अपन ने खाना खाया, इस प्रोसेस को लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। उसको बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं, स्लोली एंड स्लोली वो बेहतर होगा, फिर वो जो उसने पढ़ा है वो लिखेगा। और उसके बाद अगर उसके 2% कम भी बनते हैं उसके बाद भी, आई एम वेरी मच ओके विद इट, वेरी मच ओके विद इट। उसको लिखना आ रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि मेरी गलती जो थी ना 2 नंबर कटने की, वो यहाँ थी, तो मेरे को वर्क यहाँ करना है, वो कर लेगा आगे जाकर। तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 2 टाइप के पेरेंट होते हैं। एक पेरेंट ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, और एक पेरेंट ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते। नहीं मतलब पेरेंटिंग में एजुकेटेड होते हैं नहीं, या अपनी डिग्री में एजुकेटेड होते हैं? डिग्री उसकी बात ठीक कर है, रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, ओके। तो उसमें दोनों के पेरेंटिंग में क्या फर्क आ सकता है? देखिए एजुकेटेड का देखिए बच्चा नहीं, कैसे नहीं, कर देखिए सकता है और उसका? मैं ना आज से 5-8 साल पहले जब बहुत मेच्योर नहीं था, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और सीखूं, लेकिन तब है ना ये मैं बहुत समझता था कि यार मेरे मम्मी पापा ने IIT क्यों नहीं करी, या मेरे मम्मी पापा को इतना पढ़ा लिखे क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन है ना मेरे फंडे क्लियर हो गए आज, कि मैं इतने पेरेंट्स से मिलता हूँ जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन उन्होंने क्या बच्चों को बनाया है, उन्होंने बच्चों को हारने नहीं देना का सिखाया, है ना। मतलब उन कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो अपने पिताजी को देखते हैं, उनके पिताजी घर आते हैं, बात करते हैं कि यार आज क्या क्या स्ट्रगल थे और मैं कैसे कैसे जीता, आज क्या क्या स्ट्रगल थे और मैं कैसे कैसे नहीं जीता, मैं फिर लड़ूंगा, है ना। तो वो अपने घर में देखते हैं यार मेरे पापा आज गए थे, आज का दिन खराब रहा, बट वो क्या बोल रहे हैं कि कल फिर लड़ूंगा। यार ये सही है, ये मैं सीखा, मेरे पापा को करते हुए देखा है मैंने। इसमें एजुकेशन का कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन का बस इतना मतलब है कि हाँ आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, आपके यू विल बी मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो यू विल हैव मोर रिसोर्सेज फॉर योर किड्स, ठीक है। लेकिन पेरेंटिंग में मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के सामने रियलिटी पेश करते हैं तो आप बेहतर पेरेंटिंग की ओर जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन का कुछ नहीं। कई एजुकेटेड पेरेंट मैंने ऐसे देखे हैं, वो अगर IITian हैं, वो अगर डॉक्टर हैं, तो उनको लगता है कि अभी तो आराम से हो जाएगा, तुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तू मेरा नाम खराब करेगा, अरे तू ये क्यों नहीं कर सकता, तू ये क्यों नहीं कर सकता। कई एजुकेटेड पेरेंट भी मैंने ऐसे देखे हैं, वो बहुत एजुकेटेड हैं और उन्होंने क्या कहा है, बेटा तू आराम से पढ़, तू बहुत अच्छा कर लेगा। कई अनएजुकेटेड पेरेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बच्चे पे कभी भी हाथ उठा देते हैं। कई अनएजुकेटेड पेरेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चे के साथ हमेशा ढाल बन के खड़े रहे, है ना। तो मैं इस पर जनरलाइज नहीं कर सकता, मैं बस इसको ये कह सकता हूँ कि जिनके लिए बच्चे पार्ट टाइम वर्क नहीं है, जिनके लिए बच्चे जो हैं वो ऐसा है कि नहीं ये मेरी ही धरोहर है और मुझे इसे धीरे धीरे शेप करना है ना, जो बच्चे के साथ उसको ज़िंदगी सिखाते हैं, वो बेहतर पेरेंटिंग की ओर जा रहा है ना। मैं जानता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पापा से मैं खुद सीखता हूँ, व्हाट अ वंडरफुल पेरेंट।
मतलब वो बच्चा, मतलब उनके राइट पेरेंटिंग के चलते उसको वो आईआईटी बॉम्बे गया, आज सीएफए के अंदर वो सारे लेवल्स क्रॉस कर चुका है, ठीक है, एंड बेहतर बेहतर इंसान है। उसको हर मोमेंट पे सिखाया उन्होंने कि लड़ते कैसे हैं, है ना, अपने अपने सपनों को फॉलो कैसे करते हैं। अगर हम हमारे बच्चे से कहते हैं कि 5 बजे उठ, तो उस बच्चे ने अपने पिताजी को 5 बजे उठते हुए देखा, ठीक है। हम हमारे बच्चे से कहते हैं कि टीवी मत देख, तो उसने अपने पिताजी को टीवी बंद करते हुए देखा। हम हमारे बच्चे से कहते हैं फोन मत यूज कर, तो उसने अपने पिताजी को फोन उसके सामने नहीं यूज करते देखा। तो वो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हुआ कि उसे लगा कि मेरे माता पिता मेरी जर्नी में हर बार मेरे जैसे ही हैं और मेरे साथ ही हैं, कुछ ऐसा करने को नहीं बोल रहे हैं जो ये लोग नहीं कर रहे और मुझसे करवाना चाह रहे, है ना। वो अपने बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा आज दिवाली पे हम घूमने नहीं जाएंगे, तो वो भी नहीं गए, वो भी उसके साथ वहीं थे, उसके साथ एक आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। अब इसमें मुझे एजुकेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, समझ गया। है ना। मतलब अच्छा, आप एक बार सोच के देखिए ना कि अगर किसी का बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसमें उसकी मम्मी की क्या एजुकेशन होनी चाहिए। वो तो वैसे भी मैटर नहीं करता, मैं तो खाली आपको ऐड करा रहा था कि उनके पेरेंटिंग में कुछ डिफरेंस होगा या नहीं नहीं, मतलब खाली बोल रहा था। पेरेंटिंग में डिफरेंस बस क्या होता है कि दे आर वेरी मच मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स, बट इफ दे आर रियली एजुकेटेड, सिर्फ डिग्री लिए नहीं, दे आर रियली एजुकेटेड, तो वो अपने बच्चे को बहुत सी गलतियां करने से बचा लेंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोजर होगा, तो वो बता पाएंगे कि आज दुनिया में क्या चल रहा है, तो हमें किन किन डायरेक्शन में कैसे कैसे कदम लेना चाहिए। ये उनके लिए बहुत मदद होगी, ठीक है। मैं अगर आज थोड़ा सा एजुकेटेड हूँ, तो मुझे बस ये पता है कि हाँ, अगर मेरे बेटे के 3rd स्टैंडर्ड में 93% नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझसे आज कोई नहीं पूछा, लेकिन हाँ, क्या वो पढ़ाई की तरफ सीरियस है, जो भी सीख रहा है क्या वो सीख रहा है, या वो सिर्फ लिखने के लिए कर रहा है, मैं ये समझ पाऊंगा अगर मैं एजुकेटेड हूँ। तो एजुकेटेड पेरेंट अगर है, तो वो इन बातों का ध्यान रखेगा कि वो जो भी चीज़ कर रहा है क्या वो सीख रहा है या सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए कर रहा है ना। आई विल बी मच मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स जो आज चल रही है, और आज अपने बच्चों को करने से रोक सकता हूँ कि क्या क्या डेंजरस हो सकता है इन चीज़ों का, है ना। बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना थोड़ा और ईजी हो जाएगा, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो भी पेरेंट जिन्होंने कोई डिग्री भली ना ली हो, बट वो आज भी थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज, थ्रू डिफरेंट ऑफलाइन कोर्सेज सीख रहे हैं, वो भी आज बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। बस लेकिन आज के बच्चों के साथ अगर आपको चलना है, तो बिना सीखे तो नहीं चल सकते, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज बहुत तेज है। बहुत तेज है। मतलब मैं 11th में कई बार बच्चों के साथ बैठा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें कैसे पता यार ये सब, बोले सर इसमें क्या है, मुझे लगता है बाप रे, कि बोल रहे इसमें क्या है, मतलब मैं बहुत पीछे हूँ शायद। मुझे लग रहा था कि मुझे जो चीज़ें आती है मैं उसमें सबसे अच्छा हूँ, लेकिन तो बड़े डेंजरस लोग हैं। एक से एक आइडियाज़ होते हैं बच्चों के पास, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये शायद एक एजुकेटेड पेरेंट शायद बेहतर बता सके, शायद। बराबर। तो एक और चीज़ है कि इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा। तो 2020 के बाद से स्टूडेंट्स में क्या चेंज है, मतलब 2020 लॉकडाउन से पहले कैसे स्टूडेंट थे और उसके बाद उनके अंदर क्या चेंज आया। क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ऑनलाइन हो गई और फ़ोन और वो सब का ज़्यादा उनके पास इन्फ्लुएंस आ गया, मतलब हमेशा उनके पास फ़ोन रहता। अभी हर बच्चे के पास फ़ोन है, चाहे वो 8, 9, 10 किसी भी स्टैंडर्ड में, और उससे पहले वो चीज़ें उतनी नहीं थी। देखिए 2020 में बच्चे क्या है पता है, बहुत ज़्यादा आज बाहर की दुनिया से और जुड़ गए हैं आफ्टर 2020, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगे हैं आफ्टर 2020, राइट। और बच्चों को ना आज ये समझ भी आ गया है कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए, कि कभी भी अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो उस समय पर आपकी पढ़ाई बहुत आपको काम दे सकती है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ऐसे बहुत से बिजनेसेस थे जो उस दौरान जन्म लिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग देयर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन। इवन हम कहेंगे पॉडकास्ट की दुनिया, है ना, ओटीटी की दुनिया, है ना, और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ये पूरी दुनिया आप देखेंगे तो उस दौरान उस चीज़ ने जन्म लिया। तो आज के बच्चे समझ गए हैं कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, लेकिन क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास आ गए हैं,
तो वो क्या है कि किसी भी एक जगह पर डिसीजन लेने लायक नहीं हुए, वो थोड़ा सा भ्रमित हो गए कि ये कर लेता हूँ, नहीं तो ये देख लूँगा, नहीं तो ये देख लूँगा। जैसे आपने कहा टीचर, आपने अभी कंसेप्ट पढ़ाया, ठीक है, बच्चे ने सीखा, अब उसे लगता है कि यार आज तो मेरा मन नहीं था सीखने का, तो कोई बात नहीं, मैं घर जाकर अलग अलग चैनल्स पे जाके 10-15 अलग अलग तरीके से सीख लूँगा। ये भी गलत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये कभी आ ही नहीं पाता। सीख लूँगा सीख लूँगा सीख लूँगा करके इतना पायलअप हो गया, Procrastinate कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बढ़ गया उसके, है ना। थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि जो माइंडसेट है उसे और मजबूत करने की उसके बाद अब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत जल्दी भटक जाते हैं चीज़ों से। तो अगर 2020 के बाद कहेंगे तो इन चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अभी क्या ना, बच्चे जितना ज़्यादा वो हो रहा है तो वेस्टर्नाइज हो रहा है, ठीक है, तो बच्चों के अंदर रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो इस चीज़ को लेकर के वो हमेशा या तो पढ़ाई से भटक जाएंगे, या तो उस चीज़ को लेकर के डिप्रेस हो जाएंगे, या तो एक तीसरा जो सबसे अभी कॉमन चल रहा है, आप देखोगे काफ़ी न्यूज़ में भी आता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं उस चीज़ को लेकर। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ओफ, देखिए, जैसे आपने सुसाइड वर्ड का यूज़ किया ना, ये तो बहुत मतलब दुखद बात होती है कि बच्चा गिव अप कर देता है, और एक्चुअली बच्चा गिव अप नहीं करता। आप देखना कितने सारे सुसाइड नोट्स के अंदर यही लिखेगा कि मम्मी पापा सॉरी, है ना। उसे डर लगता है कि मम्मी पापा की जो इच्छाएं हैं मैं वो पूरी नहीं कर पाया, तो शायद मैं लायक नहीं हूँ। आप समझे? ये सब कुछ रुक सकता है, सब कुछ रुक सकता है, और हमें ही ज़रूरत है इसको करने की, ठीक है। हम परीक्षाएं आसान कर दें, पढ़ाई से दूर ले जाएं, तो ये चीज़ करने का ज़रूरी नहीं है। आप कई लोग देखेंगे कोई रिलेशनशिप में फेल होने के कारण सुसाइड कर लेता है, कोई व्यापार में कुछ कमी होने के कारण सुसाइड कर लेता है। तो आप कब तक कहाँ से भागेंगे? हमें ना सबसे ज़्यादा आज अपने इमोशंस को समझने की और ऐसे चैनल्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ हम लोगों को समझ सकें। मतलब अगर बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं अपना बेटे बहुत गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं समझ सकूं कि क्यों कर रहा है, क्या हो गया इसको, है ना, इससे ना बात कर सकूं। क्योंकि पता है आपको व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग मुझे जो लगती है कि कहीं ना कहीं आज है ना, वो डिनर टेबल के ऊपर बैठकर या खाना खाते हुए हम हमारे फेलियर्स के बारे में बात करना बंद कर दिए, राइट। मतलब उसे लगता है कि मेरे पापा की ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मम्मी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पापा जाते हैं काम करते हैं आते हैं पैसा कमा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और चलो उसे लगता है भी, तो हम क्या बोलते हैं पता है उसे, तुझे नहीं पता है कि क्या क्या होता है बाहर, तुझे नहीं पता है मैं कितनी मेहनत से सामान लेकर आता हूँ, तुझे नहीं पता तेरे को कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ, तुझे नहीं पता मैं तेरे लिए क्या क्या कुछ कर रहा हूँ। सच में नहीं पता उसको। कब बताया आपने? कब बताया आपने? अपने अंदर रखा, उसे कभी बताया नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? और सडनली अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसे पता लग जाए, ये नहीं हो सकता सर। इसी कारण पता है क्या होता है कि वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि अच्छा इतना दुख दे रहा हूँ क्या मैं, अच्छा मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ क्या, अच्छा मेरे को प्रॉब्लम आ रही बाकी को नहीं आ रही क्या। लेकिन अगर सर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना अपन कि बेटा आज ना काम करके आया और आज फेल हो गया, बेटा डांस नहीं हुआ, बेटा वो बुआ जो थी ना वो मतलब है ना वो मेरी बहुत अच्छी बहन थी, लेकिन अब है ना रिश्ते अच्छे नहीं रहे, शायद मुझसे गलती हो गई, है ना। बेटा मैं ना ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा तो कर गया, लेकिन ना अच्छे दोस्त नहीं बना पाया, तो बेटा तू अच्छा करना। तो पता है इससे उसको मैसेज क्या आता है कि यस हम कभी कभी रिलेशनशिप में फेल होते हैं और सुधारते कैसे हैं, है ना, नए रिश्ते कैसे बनाते हैं। हाँ हम काम में फेल हो सकते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा हाँ, इस साल अगर पापा को लॉस बहुत ज़्यादा हो गया या नौकरी चली गई तो 5 महीने गड़बड़ हुई, लेकिन छठे महीने मेरे पापा बाउंस बैक करें तो बाउंस बैक कर सकते हैं। जब हम ये करते हैं ना, तो आपको पता है ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। 7th का बच्चा, 6th का बच्चा, 5th का बच्चा मोबाइल फ़ोन कैसे सीख जाता है, 4th का बच्चा मोबाइल फ़ोन कैसे सीख जाता है, 5 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब कैसे सीख जाता है। हमें तो घर में देख देख कर सीखता है, किसी कोचिंग तो जाता नहीं है। तो क्या वो ये नहीं सीख सकता कि गिर कर फिर खड़े हो सकते हैं? बट हम दिखाएं तो
है ना, हम ये ज़रूर बोल देते हैं, मतलब है ना, मुझे आप बोल रहे हैं तो मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज़ पर कि हम है ना बच्चों को बहुत लेबल कर देते हैं यार। आजकल के बच्चे खराब हो गए हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, आजकल के बच्चे इससे डाइवर्ट हो गए हैं, उससे डाइवर्ट हो गए हैं, कैसे हो गए? गांव में तो नहीं होते, गांव में उतना एक्सपोजर नहीं। नहीं है। अरे एक्सपोजर अगर है भी, आज इंटरनेट सब जगह है ना, बहुत सारी जगह आप जाइए, लेकिन क्या है, घर में आप कुछ प्रायोरिटीज सेट करते हैं, आप ऐसा कल्चर बनाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन आज कम्युनिकेशन बंद होने से या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ एडिशनल डालने से थोड़ी सी समस्याएं खराब हो गई, थोड़ी समस्या खराब हो गई। मेरे बेटे को 90% लाने तो है, बट 50 से 90 लाने हैं या 85 से 90 लाने हैं, मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। 50 से 90 लाने हैं तो वो स्ट्रेस में ही रहेगा जीवन भर, क्योंकि उसको क्या लगता है वो लाने से मतलब ठीक, 50 से 85 पहुंचने पे शायद ठीक नहीं है, तो उसने ये सीखा ही नहीं कि ग्रो कैसे करते हैं, फाइनल चीज कैसे करते हैं, सीखनी। तो क्या होता है जब वो अकेला जाता है कहीं पर, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, तो वो ये समझता है कि पापा ने बोला ये करने से ही सब ठीक होगा, तो यही करूंगा, 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा तो ही ठीक होगा। तो वो 4 साल आईआईटी में जाकर भी कुछ सीखता नहीं है, वो 1 करोड़ के पैकेज के लिए वेट करता है, ये सोचता है फर्स्ट ईयर से जाकर कि क्या करोगे पैकेज मिले। बल्कि उसको तो ये सोचना चाहिए कि यार देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में आया हूँ, यहाँ पे कुछ बहुत बेहतरीन सीखता हूँ, और फिर देखता हूँ क्या करना है, शायद 2 साल काम करूँगा, काम सीखूंगा, फिर कुछ बनाऊंगा, इस विचारधारा से वो जाएगा। तो आज ना मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर बच्चों की विचारधारा पे हम काम करें तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। ठीक है, मैं अपनी बात आपको एक बात बताता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, मेरी बहन और मेरे अपब्रिंगिंग में क्या अंतर रहा है मेजरली। मेरी बहन की अपब्रिंगिंग के अंदर मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे इनपुट्स थे जो मैंने मम्मी को रोके कि ये नहीं करना है ना। आपकी बहन के अपब्रिंगिंग में आपने रोका? मैंने मम्मी को रोका कि ये सब आप मत करो जो मेरे साथ क्या। मेरी मम्मी बिल्कुल सही थी, लेकिन कहीं कहीं पे क्या था ना कि अगर मैं स्कूल के अंदर हम कोएड स्कूल में मम्मी पापा ने डाला, लेकिन एक लड़की से अगर बात कर ली तो ना बहुत डांट पड़ जाती थी, ये सब क्या लगा रखा है, कैसे आ गई। मुझे आज भी याद है 12th के अंदर मैं ना थोड़ी तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, उसने ना मेरी कॉपी कंप्लीट कर दी कि अंशुल तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसमें तेरी कॉपी इनकम्प्लीट रह गई होगी, मैं तेरी कर देती। वो घर पे कॉपी देने आ गई, थोड़ी दूरी रहती थी। उस दिन गजब खिंचाई हुई मेरी कि लड़की घर कैसे आ गई, भयंकर। मैं इतना डर गया ना कि मैं लड़की से बात ही नहीं करूँगा। लेकिन अब हम कॉलेज गए, और कॉलेज के अंदर पता है क्या हुआ, वहाँ तो कल्चर चेंज हो गया। अब मेरे बाकी दोस्त सब लड़कियों से बात कर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं कैसे बात करनी है, मैं बड़ा इंफीरियर फील कर रहा हूँ, मैं भाग जाऊँ वहाँ से, मैं अच्छे दोस्त ना बना पाऊँ। ठीक है, अब किसी लड़की ने मुझसे बहुत अच्छे से बात कर ली, तो अचानक से हृदय परिवर्तन, कह रही यही लड़की सब कुछ है। तो हम पता है ये समझ ही नहीं पाए कि वो दोस्ती क्या होती है और बाकी चीज क्या होती है। किसी ने अच्छे से बात कर ली मतलब ये जो जीवन साथी ही है अपनी, डिफरेंशिएट करना नहीं आया, कभी नहीं आया। तो इस बीच क्या हुआ कि कई बच्चों के साथ होता है कि उन्होंने आज तक कभी 1% किसी से बात नहीं करी, अब किसी ने जब उनसे कॉलेज में प्यार से बात कर ली तो उन्होंने समझ लिया कि यही मेरी जीवन साथी है, सब कुछ समझ लिया, और बाद में वो चाहते हैं प्रपोज करने, और जब लड़की बोलती है अरे यार मैं तो तुम्हें दोस्त की नज़रों से देख रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो, तो उन्हें लगता है अब दिल टूट गया, अब तो मैं संभाल ही नहीं सकता। और ये वो फेलियर नहीं संभाल सकते, और ये फेलियर होता भी नहीं, ये सिर्फ होता है कि उसके इमोशंस वो मैनेज नहीं कर पा रहा, कि इमोशंस को कैसे मैनेज करें। तो एक तरह से रिलेशनशिप्स का भी टूटना एक खाली वही है कि इमोशंस को मैनेज नहीं कर 100% यार, एक बिजनेस नहीं चला, एक रिलेशनशिप टूट गया, तो इट वॉज नॉट द लास्ट पर्सन, लास्ट रिलेशनशिप। कई लोग यार मतलब मान के चलिए 10-10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उसको एक मीनिंगफुल रिलेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं। तो एक रिलेशनशिप नहीं संभाल पाना, बच्चा इतना कमज़ोर नहीं होता। बेसिकली अगर हम उसको बड़ा करते वक्त हर डिफरेंट एंगल्स पे जिससे वो एक्सपोज हो सकता है बाद में, उस बारे में बातचीत करें और अपनी भावनाओं को मैनेज करना सिखाएं, इमोशन को मैनेज करना सिखाएं,
तो बच्चा कर लेता है, कर लेता है। आप भी ना कभी 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 अपने किसी ना किसी स्टूडेंट में थोड़ा सख्त होते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अभी सख्त नहीं होंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना, तो आप सख्त होते होंगे। लेकिन इतने में मान लीजिए कि अगर एक मम्मी आ जाए और बोले नहीं मेरे बच्चे बस सख्त मत होइए, तो वो कभी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाना सीख पाएगा। हमेशा एक शेल बना के रखेंगे अगर हम हमेशा उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज द बिगेस्ट cultural shift is that a lot of people who are talking to their kids about different emotions, about how to manage their emotions, the kids are doing great in their life. And हमारे जैसे लोग भी जिनसे आज तक कभी इमोशंस के बारे में अगर बात नहीं की गई है तो अपने एडल्टहुड में भी बहुत परेशान है और डिप्रेशन में कि एक जॉब में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, एक किसी चीज़ पढ़ाई में कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाए, कोई बहुत अच्छा दोस्त हमसे दूर चला जाए, है ना, कोई भाई बहन से नाराज़गी हो जाए और हम कई बार नहीं संभाल पाते इस चीज़ को। पहले 8-8 भाई बहन होते थे यार, संभाल लेते थे, अब एक दो ही मुश्किल से होते हैं, फिर भी इतना गैप आ गया। तो अगर हम है ना बच्चों के साथ थोड़ी बात करेंगे ना तो हो जाएगा। मैं आपको ना रिसेंट एक एग्जांपल भी बताता हूँ। एक बच्चा था, वो बच्चा अच्छा है यार, मुझे उसमें टैलेंट लगता है, लेकिन उसके मार्क्स अभी ज़्यादा नहीं आते क्योंकि ना वो एग्ज़ाम के अंदर जो माहौल होता है ना उससे घबरा जाता है। वो एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन में ये सोचना शुरू कर देता है कि अगर कम नंबर आए तो मैं 10 लोगों को क्या जवाब दूँगा। अब ये बात किसी और को नहीं समझा सकते, सिर्फ वो समझ सकता है और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। जनरली उसके घर से जब भी बात होती तो सर नंबर कब आएंगे सर, अब तो सर 8 में नहीं बाकी है। और जब हम उन्हें बोलते हैं कि वो इन जगह पर स्ट्रगल कर रहा है तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं होता। उस बच्चे ने फिर क्या किया, आप सब कुछ शांत करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया कि उसके दोस्त के साथ एक सेटिंग कर ली कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये बी ऑप्शन है, ऐसे कर रहा हूँ तो ए ऑप्शन है, ऐसे कर रहा हूँ तो सी ऑप्शन है और ऐसे कर रहा हूँ तो डी ऑप्शन है। उसने फिर चीटिंग का रास्ता ढूंढ लिया कि सबको खुश कैसे करें। और उसने मुझे बताया भी कि सर मैंने ऐसे कर लिया। उसको बहुत समझाया, बहुत धीरे धीरे बात की, फिर उसने एक एग्ज़ाम में उसको अलग बिठाया, उसने चीटिंग नहीं की, फिर उन्हें सेलिब्रेट किया कि बेटा तेरे जो भी आए बहुत अच्छे मार्क्स आए तो ठीक कर। आपको पता है रिसेंटली ही टोल्ड मी कि सर कि ये नंबर मेरे और बिना चीटिंग के लाया, बिना ये करके लाया। अब आप सोचिए कि या तो मैं बच्चे को बोलूँ कि आजकल के बच्चे बहुत मॉरली करप्ट हो गए, चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आजकल के बच्चों में कोई ईमान धर्म रहा ही नहीं है, या मैं ये समझ लूँ कि शायद मैंने या किसी ने प्रोवोक किया उसको कि उसको ये रास्ता अपनाना पड़े। हमने परफेक्शन की उम्मीद करी, परफेक्ट बनने की कोशिश में चीटिंग का रास्ता ले लिया। हमने एक्चुअली ये नहीं समझा कि परीक्षा में नंबर कटने का रास्ता क्या है ना, मतलब वो क्यों कट रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता एग्जाम का। अब वो धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे कैसे करेगा, ले बेटा ये मार्कर ले, बोर्ड पे आ, ये सवाल करके दिखा। अब जब वो बोर्ड पे आएगा 25 लोगों को देखेगा, यहाँ पे हाथ पांव कांपेंगे, पहली बार में शायद फंबल कर जाएगा। एक दिन मैंने पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो बताइए जवाब कैसे आएगा, उसको लगा सर को अचानक क्या हो गया, फिर वो अपने आप को शांत करता है, जवाब देता है ना। यहाँ पे क्या होता है पता है, वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीख रहा है ना। फिर हम उसके साथ कभी भी सख्त हो जाते हैं, कल तक अगर ये नहीं हुआ और तेरे को बोर्ड पे बुलाया और अगर ये नहीं हुआ तो पिटाई ये बेटा तेरी, ठीक है। अब वो रात में लगता रहता है कल सर पूछेंगे। फिर जब उससे नहीं होता तो भी हम उसको गले लगाते हैं, बोलते बेटा चल कोई बात नहीं कल फिर, तो उसको क्या लगता है चलो फिर करता हूँ। जब वो ऐसी सिचुएशन से 25-50 बार गुजर जाता है तो फाइनल डे उसे वो एग्जाम नहीं डराती। लेकिन क्या ये 25-50 बार तक समझने वाला कोई है और उसको समझाने वाला कोई है? वो बच्चा बड़ा खुशकिस्मत होता है अगर उसे ऐसा टीचर और उसे ऐसा सपोर्टिंग पेरेंट मिल जाए जो इस कहानी को समझ के उसके साथ जुड़ जाए, तो ये बच्चा परीक्षाओं से डरना कम करके फोड़ना शुरू करते हैं। फिर ये इशू मेरे भाई के साथ भी थी। 10th के बोर्ड एग्जाम में जब बोर्ड स्टार्ट हुए तो वो 3 एग्जाम में उसको वॉमिट हुई थी एग्जाम हॉल में। हाँ अच्छा यार, आपने एक चीज बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम, हाँ। ये बोर्ड का इतना हवा क्यों है, ऐसा क्या कर लेता है बोर्ड? पता नहीं, नॉर्मली एग्जाम है जैसे वो बस वो स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाके देना होता है। हाँ, बोर्ड आपके पुराने पेपर अगर आप 5 साल के देखते हो तो सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड ने कभी ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे जिसने हिला के रख दिया हो। बड़े ऑब्वियस सवाल पूछे और अच्छे सवाल पूछे,
है ना, हो सकता है उसके स्कूल के टीचर ने उससे डिफिकल्ट सवाल पूछे हो, लेकिन क्या वो पता है, आप सोचिए अगेन, हम बैलेंस नहीं कर पाए, बोर्ड 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 बोर्ड, जैसे भूत 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 तो भूत, वैसे बोर्ड 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 तो बोर्ड कर दिया एग्जाम का डर तो उसका डर आ गया। और यही अगर मैं बचपन से बोल दूं बेटा डरते मरते नहीं है, तो क्या हुआ, लड़ेंगे जैसा भी होगा, टफ, अपन ज़्यादा टफ है परीक्षाओं से, चल तू लिख के आना भाई, देखेंगे अपन, बहुत ईजी होती है। तो उसको क्या लगता है, बोर्ड ही तो है, क्या है, मैं लिख देता हूँ, तो फिर वो एग्जाम में घबराता नहीं। हम हवा बना देते हैं और बनाने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि अरे तू डर मत, चलेगा। तो वो कैसे करे, आप सोच के देखो ना कि टोटल क्या है, इमोशन का ही तो खेल है, पूरा का पूरा 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 इमोशन का खेल है, पूरा इमोशन का खेल। क्योंकि बच्चा डर लेके पैदा नहीं होता, बिल्कुल वो यहाँ देख देख के उसके मन में डर आता है हर चीज को लेके। बिल्कुल, आप वो बिल्कुल वैसे ही, पता है कि ना, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपको बाहर मिलने, बेटा वर्ल्ड कप है, देखते क्या करता है तू, फिर दूसरा मिले, चचा मिले, बेटा वर्ल्ड कप है, इस बार तो सेंचुरी मारनी है, मैं देखता हूँ तो कौन सा कोहली है, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्री इधर से बोले, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हमको हमारी टीम पे बहुत भरोसा है ना, देखना कोहली शतक मारेगा, मान लो ऐसा बोल दे, है ना, ऐसे 50 लाख और बोल दे, ठीक है। अब आप सोचिए वो प्लेयर जब मैदान में उतर रहा है, कितना प्रेशर है उसको, कितना प्रेशर। हाँ। होता क्या, क्रिकेट तो सबको खेलना आता है ना, सबको खेलने आने का मतलब ये हुआ कि क्रिकेट आता है, वो जो 11 प्लेयर हैं वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, वो बहुत मजबूत होंगे तभी वहाँ खेल रहे हैं। बट होता क्या है, वहाँ का माहौल, स्टेडियम में इतनी सारी हूटिंग चल रही इतनी है, हूटिंग चल रही है, स्टेडियम में इतने लोग देख रहे हैं, उसके बाद इतना सब कुछ होगा। वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, किसी भी एग्जाम के अंदर क्या होता है कि उसको आता है बेचारे को, लेकिन वहाँ का माहौल, जब हम बच्चे के माइंडसेट को इतना मजबूत कर देते हैं कि उस माहौल से अफेक्ट ना हो, तो फिर वो वहाँ जाके फोड़ देता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आप देखेंगे तो क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है फाइनल्स वगैरह के अंदर, वो उन माहौलों से घबराते नहीं है, तो उनका आउटकम थोड़ा सा अलग अच्छा होता है, ठीक है। यही हमारे बच्चों के साथ है ना, और मैं आपको सच कहूँगा, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं भैया आज के, बैंड बजा दे लोगों की, टैलेंट तो बहुत है। भयंकर टैलेंट है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम उन्हें इमोशंस बैलेंस करना सिखाएं, हम सिखाएं, हम ये ना बोलें कि तुमसे नहीं हो रहा, हम सिखाएं, हम वक्त वक्त पे सिखाएं, हम उनका माइंडसेट मजबूत करने पे काम करें कि टफ सिचुएशन में हाउ टू हैंडल थिंग्स, उनके साथ खड़े रहें। और आजकल के बच्चों को पता है, जैसे आप शायद छोटे होंगे, मैं जब छोटा होगा ना, पापा ने बोला होगा बेटा बहुत मेहनत करने से चीज़ें आती हैं, हम मान लेते आगे बढ़ जाते हैं। आजकल के बच्चे देखना चाहते हैं, आसपास में वो माहौल देखना चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल ऐसा हो रहा है तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। मैं मेरे 4 साल के बेटे को बोलूंगा ना बेटा खूब पढ़ाई कर और मैं फोन चला रहा हूँ, तो नहीं माने। तो आज के बच्चे लोग आपके आसपास वैसा करते हुए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई समझे, फिर देखिए वो क्या धूम मचा के दिखाते हैं। तो ये जो जनरेशन अभी चल रही है, ठीक है, तो इस जनरेशन में आपको क्या लगा कि ये जनरेशन इंडिया को कहाँ लेके जाएगी? इंडिया का future अगर कहाँ लेके अगर इस जनरेशन के ऊपर वाली जो जनरेशन है ना, उन्होंने कुछ फैक्ट्स अपने सही कर लिए ना, तो ये तो बैंड बजा देगी पूरे वर्ल्ड की, ये पूरे इंडिया को बहुत अलग ही जगह लेकर जाएगी। और अगर हम लोग ने गड़बड़ करी ना, तो यही जनरेशन है जिसके कारण हमें बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा। जाएगा? और हम जो गड़बड़ करेंगे वो या तो पेरेंटिंग में होगी, बिल्कुल, हम जो भी गड़बड़ करेंगे या तो पेरेंटिंग में होगी, टीचिंग में होगी, उनके आसपास के सोसाइटी के अंदर होगी, है ना। अगर मैं सोसाइटी के अंदर किसी करप्ट आदमी को बहुत इज्जत दे रहा हूँ तो उसको लगेगा ये बनने से इज्जत मिलती है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं भी इसको इज्जत दूंगा, वो ये सोचता है आज का बच्चा मैं भी ये बनूंगा, ये बनूंगा, अंदर को भी इज्जत मेरे को इज्जत मिलेगी, है ना। और अगर मैं ऐसे लोगों को इज्जत दे रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई बहुत सिंपल सी बात कहूँ कि मान लीजिए मैं कहीं भी खाना खाने जा रहा हूँ और मैं ऑटो में चला गया, है ना, और मैं ये कहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स जस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं वहाँ जा रहा हूँ, बैठा हूँ थोड़ी देर, तो मेरे बेटे को ये लगेगा हाँ इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन मैं मेरे बेटे को बोलूँ क्या जैगुआर है यार, क्या गाड़ी चला रहा है, तो उसको क्या लगता है कि ये जो ये गाड़ी चलाने वाले की इज्जत है, भले ही उसके अंदर बैठने वाला काम कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो मुझे देखता दिखेगा कि कोई भले इंजस्टिस कर रहा हो लेकिन मैं उससे डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, तो उसको लगेगा कि हाँ ये करने से होता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा नहीं पुलिस हमारी फ्रेंड है ना, वो करेगी, ये भी वही करेगा, नहीं हमारी फ्रेंड है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के बच्चे के सामने हम क्या सेट कर रहे हैं मामला,
ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जिसने दवाइयाँ खा खा कर बॉडी बना ली वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, और हम एक ये कह रहे हैं कि जो वो आर्मी ड्रिल्स कर करके यार ये बंदा है जो बॉडी, यार वो फार्मर है जो दिन भर खेत जोतता है, यार क्या बॉडी होती है इनकी। तो हमारा क्या जाएगा पता है कि यार ऐसे वर्कआउट करने से और ऐसी मेहनत करने से चीज़ें होती हैं। मैं अगर ये बोलूँगा ना कि यार मैं खाना वेस्ट नहीं करूँगा, क्यों? वो किसान को देखो यार, वो कैसे चीज़ें उगाता है, कितनी मेहनत के बाद हमारी ज़मीन से वो सामान उगता है ना। उसके पीछे हमारे गवर्नमेंट का कितना खर्च होता है। अगर एक भी मान लीजिए पानी नहीं गिरा या कुछ नहीं गिरा, फसलें बर्बाद हो गई, तो कितने मुआवजे हम देते हैं। उसके बाद जाके हमारे पास तक वो दाना पहुंचता है। इसको वेस्ट कैसे कर दो? तो मेरा बेटा है ना, धीरे धीरे वो चीज़ फॉलो करेगा, तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं करेगा। नहीं तो मैं बोलूँगा ना अरे पैसे मेरे पास नहीं खाना, तो आज का बच्चा क्या बोलेगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, वैसा नहीं खाऊंगा। और बच्चों में ये खाने वाली दिक्कत है। बिल्कुल है। हाँ, वो निगलेक्ट करते चीज़ें। बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल, खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ये हमारे ऊपर है ना। आज आप सोच के देखिए, हम पहले बोलते धरती माता है, धरती से ये सामान उगता है, ये सब है, नदी जो चीज़ हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाती है, हमने उसको माँ का रूप दिया। ठीक है, गाय से हमें काफ़ी सारी चीज़ें, दूध दही पनीर ये सब चीज़ें मिलती है ना। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का वास होता है, हम लोग बोलते माता है। नदियाँ जो हमें पानी देती हैं, सब कुछ करती हैं। ठीक है, पानी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खेती नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने उनको माता का दर्जा दिया। ठीक है, धरती जो हमें उगा कर देती है, सारी चीज़ें देती है, फल फूल सब्जियाँ सब कुछ देती हैं, हमने उन्हें माता का दर्जा दिया। तो हम क्या बोलते थे, नहीं नहीं यार ये नहीं करूँगा, धरती माता का है ये खाना, ये माँ अन्नपूर्णा का है ये सब, मैं इस खाने को वेस्ट कैसे कर दूँ, फेंक कैसे दूँ। लेकिन आज अगर हम वो चीज़ भूल गए तो हमारे बच्चे को खाना फेंक देंगे। हमारे बच्चे देसी खाना ना खाकर बर्गर्स खाएंगे। कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी बाहर लोगों को देखता है तो ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, बट हम एटलीस्ट घर में कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे इसके दिमाग में ये बात डालते रहेंगे। हम नहीं भूलेंगे, है ना। आज अगर आप मेरे घर में फ्रूटी पिएंगे ना, है ना, तो या अभी आप आए थे आपने पी थी, वो घर में बनी हुई है। ठीक है, उसे हम फ्रूटी या माज़ा बाहर एक बार पिलाई, उसको बताया ऐसा टेस्ट होता है, फिर घर पे बाकायदा आम लाकर, ठीक है, पूरी घर पे बनाई, उसके साथ उसको प्रोसेस में हमने ऐड किया, तो उसको बहुत लगा यार ये तो मैंने बनाई है, तो मैं पीऊँगा। तो अब वो अच्छी चीज़ पी रहा है ना। उसके अंदर भी हम शक्कर डालने के बदले हमने बाकायदा खांड डाला, है ना। उसको हमने बताया कि देख बेटा ये खांड का क्या यूज़ होता है, कैसे आती है। तो उस अब वो पता है क्या बोलता है, कहीं भी दूध पिएगा कुछ पिएगा, मम्मी ये डालो, इससे ये होता है। अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर हम बड़े लोग सही दिशा में वापस आ जाएं, ठीक है, और सिर्फ शराब पीने को पार्टी ना बोले, तो मेरे ख्याल से शायद मेरी आगे वाली जो जनरेशन है ना वो बहुत बेहतर कर जाएगी। और अगर मैंने सोसाइटी गलत बनाई, क्योंकि मेरे बेटे के लिए सोसाइटी कौन होगा बताओ। अभी के लिए तो अभी हाँ। मेरा बेटा अगर 4 साल का है तो उसके लिए सोसाइटी वो होगी जो 10वीं 12वीं में अभी बच्चे हैं, आगे जाकर ये ट्रेंड सेट करेंगे। और अभी जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए सोसाइटी और समाज कौन है, मैं। मेरे लिए समाज कौन है, मेरे मम्मी पापा, उनकी उम्र के सारे लोग। तो उन्होंने जैसा सेट किया मैं समाज को वैसा मानता हूँ, मैं जैसा सेट करूँगा समाज को लोग वैसे मानेंगे, वो जैसा सेट करेंगे मेरा 4 साल का बेटा समाज को वो मानेगा। तो मैं सही होना शुरू कर लूँ तो काम ठीक है। सर बहुत बहुत डीप हो गया कॉन्वर्सेशन। आई होप हम लोग दूसरी वीडियो साथ में दोबारा बनाएं, और वो दूसरी वाला जो वीडियो होगा मैं तो चाहता हूँ कि प्रॉपर पेरेंटिंग के ऊपर बनाएं। डन। ठीक है, तो अभी के लिए तो आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो गई है। डन डन डन। थैंक यू सर।